32। सुनने में तो ये बस एक सामान्य सी संख्या लगती है, लेकिन आज के हमारे इस एनालिसिस में ये नंबर पूरी कहानी बदल देता है। ये दरअसल उन सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय और राजकीय सम्मानों की कुल गिनती है जो भारतीय प्रधानमंत्री को दुनिया भर से मिले हैं। ये किसी भी अन्य वैश्विक नेता की तुलना में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सम्मान है। और आज हम यही समझेंगे कि आज की इस उलझी हुई जियोपॉलिटिक्स में इस बड़े से नंबर का असल मतलब क्या है। आज हम राजेश सुथार के एक बहुत ही बेहतरीन विश्लेषण के आधार पर इस पूरे कूटनीतिक नक्शे को डिकोड करने वाले हैं। हम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर ये देखेंगे कि कैसे ये 32 अवार्ड्स महज कुछ ट्रॉफियां नहीं हैं, बल्कि दुनिया भर में बढ़ते भारत के कूटनीतिक प्रभाव के बहुत ही ठोस सबूत हैं। ये सम्मान कोई आम कूटनीतिक औपचारिकताएं नहीं है, बल्कि बहुत ही सोची समझी रणनीतिक साझेदारियों का नतीजा है। इस पूरे मामले को हम अलग अलग हिस्सों में बांटकर समझेंगे। शुरुआत करेंगे वैश्विक मान्यता के इस विशाल स्केल से, फिर चलेंगे पश्चिमी देशों के साथ बढ़ती रणनीतिक साझेदारियों की तरफ, उसके बाद मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व के कनेक्शन को खंगालेंगे, फिर बात करेंगे हमारे पड़ोसियों और ग्लोबल साउथ की, और आखिर में उन संस्थागत पुरस्कारों की जो राष्ट्रीय सीमाओं से कहीं आगे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैश्विक मान्यता के इस जबरदस्त पैमाने और उस अभूतपूर्व कूटनीतिक फुटप्रिंट की जो अब तक शायद ही कभी देखा गया हो। अगर केवल 2024 से लेकर हाल के कुछ अवार्ड्स पर नजर डालें तो इनकी रफ्तार सच में हैरान करने वाली है। स्वीडन और नॉर्वे जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों से लेकर कैरेबियन में डोमिनिका तक और ओमान से लेकर नाइजीरिया तक, मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंचने की ये स्पीड वाकई बहुत ही दिलचस्प है। और ये बात इतनी अहम क्यों है? क्योंकि ये सम्मान किसी एक इलाके तक सीमित नहीं है। ये एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका से लेकर खाड़ी देशों और पैसिफिक क्षेत्र तक फैले हैं। ये डेटा इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है कि ये कोई छिटपुट क्षेत्रीय जीत नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी और व्यापक ग्लोबल आउटरीच का नतीजा है। खैर, अब हम इस कूटनीति के दूसरे और शायद सबसे पेचीदा हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, पश्चिमी रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना और बहुगठबंधन के संतुलन को साधना। यहाँ जो तस्वीर उभरती है वो बहुत ही गजब की है। जरा सोचने वाली बात है। एक तरफ अमेरिका का लीजन ऑफ मेरिट और फ्रांस का ग्रैंड क्रॉस जैसे पश्चिमी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान मौजूद हैं, और ठीक उसी समय दूसरी तरफ पारंपरिक सहयोगी रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू भी है। एक साथ इन दोनों ध्रुवों से ऐसे सम्मान मिलना अपने आप में एक बड़ा रणनीतिक संकेत है। इसे ही जियोपॉलिटिक्स की भाषा में मल्टी अलाइनमेंट या बहुगठबंधन कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो एक ही समय में दुनिया की कई बड़ी और अक्सर एक दूसरे की विरोधी शक्तियों के साथ पूरी आज़ादी से अपने अपने रणनीतिक संबंध बनाए रखना। अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसी महाशक्तियों से समान रूप से सर्वोच्च सम्मान मिलना इसी स्वतंत्र विदेश नीति की कामयाबी की गवाही देता है। आइए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व के कनेक्शन को समझते हैं, जहां खाड़ी क्षेत्र में भू राजनीतिक पदचिह्न तेजी से बदल रहा है। इस लिस्ट को देखने पर एक साफ पैटर्न नजर आता है। 2016 में सऊदी अरब का ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज, 2018 में फिलिस्तीन का ग्रैंड कॉलर, 2019 में यूएई का ऑर्डर ऑफ जायद और बहरीन का किंग हमद ऑर्डर, और फिर 2024 में कुवैत और 2025 में ओमान के सर्वोच्च सम्मान। ये कोई आम लिस्ट नहीं है, ये खाड़ी और अरब देशों के साथ मिलकर काम करने की एक बेहद कामयाब कूटनीतिक रणनीति का सीधा सबूत है। सच कहूं तो अरब देशों के ये सर्वोच्च सम्मान सिर्फ रस्म अदायगी के लिए नहीं दिए गए हैं। ये सम्मान बहुत ही गहरे रणनीतिक और आर्थिक संबंधों और साथ ही वहां बसे एक बहुत बड़े भारतीय डायस्पोरा की अहमियत को दर्शाते हैं। ये बताते हैं कि इन देशों के साथ रिश्ते अब सिर्फ व्यापारिक लेनदेन से कहीं आगे बढ़कर एक मजबूत साझेदारी में बदल चुके हैं। अब रुख करते हैं अपने पड़ोस और ग्लोबल साउथ की ओर, जहां हमारी अपनी सीमाओं और उससे जुड़े विस्तारों को खासी प्राथमिकता दी गई है। यहाँ दो चीज़ें एकदम साफ दिखाई देती हैं। एक तरफ अफगानिस्तान का अमीर अमानुल्लाह खान और मालदीव के रूल ऑफ इज़्ज़ुद्दीन जैसे सम्मान हैं जो हमारे बिल्कुल करीबी पड़ोसियों के साथ जुड़ाव दिखाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ 2023 में फिजी और पापुआ न्यू गिनी से मिले सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये साबित करते हैं कि प्रशांत महासागर के द्वीपों तक एक नया रणनीतिक विस्तार किया जा रहा है। लेकिन इस सब में एक बात बेहद खास है, और वो है भूटान का ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो। भारतीय प्रधानमंत्री ये दुर्लभ सम्मान पाने वाले दुनिया के पहले विदेशी शासनाध्यक्ष बने।
ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक पड़ोसी के उस अटूट भरोसे और हमारी गहरी ऐतिहासिक दोस्ती को बहुत ही शानदार तरीके से पेश करता है। अब हम अपने इस एनालिसिस के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। चलिए देखते हैं राष्ट्रीय सीमाओं से परे उन संस्थागत पुरस्कारों को जो वैश्विक चुनौतियों के मंच पर नेतृत्व को मान्यता देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी इस लीडरशिप को बहुत करीब से देख रही हैं। अगर इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो 2018 में यूनाइटेड नेशंस का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, उसी साल मिला सियोल शांति पुरस्कार और फिर 2019 का ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। ये दिखाता है कि कैसे दुनिया की बड़ी संस्थाएं भी ग्लोबल लीडरशिप को खुले तौर पर सराह रही हैं। और इन सम्मानों के पीछे की वजहें भी काफी ठोस हैं। फ्रांस के साथ मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाना और पर्यावरण की वकालत करना हो, या फिर सियोल में सम्मानित किया गया वैश्विक आर्थिक सहयोग हो, या फिर बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा सराहा गया स्वच्छ भारत अभियान, जिसने जमीनी स्तर पर स्वच्छता के क्षेत्र में सच में बहुत बड़े बदलाव किए हैं। तो राजेश सुथार के इस बेहतरीन एनालिसिस के जरिए हमने इन 32 सम्मानों का पूरा कूटनीतिक नक्शा डिकोड किया। पश्चिमी देशों से लेकर मिडल ईस्ट, हमारे पड़ोसी और बड़ी ग्लोबल संस्थाओं तक के अहम कनेक्शन को समझा। लेकिन ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही बड़े और अहम सवाल पर लाके छोड़ देती है। भविष्य में ये स्थापित कूटनीतिक संबंध और ये वैश्विक सम्मान दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल गठबंधनों को किस तरह नया आकार देंगे? इस सवाल का जवाब ही आने वाले वक्त में विश्व राजनीति की असली दिशा तय करेगा।